हम एसी में 3 टाइप के सर्किट पढ़ चुके हैं। रेजिस्टिव सर्किट पढ़ चुके हैं, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ चुके हैं, एंड इंडक्टिव सर्किट पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 टाइप के सर्किट हम एसी में पढ़ चुके हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जैसे कि बच्चों तार इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडक्टर को एसी से कनेक्ट करते हैं, इसे इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वो वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है। इंडक्टर सर्किट में जो अपोजिशन फेज होने को मिलती है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और हमको जो करंट मिलता है इंडक्टिव सर्किट में वो मिलता है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। और क्या है इसके अलावा ये है कि जब हम लोग बात करते हैं तो हमने ग्राफ भी सिखाए थे आपको कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ कैसे आएगा। अब हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। ये मैं लास्ट क्लास में ऐसे बता चुका हूँ, मुझे याद आ गया है क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि 10th क्लास में पावर का फॉर्मूला होता था वोल्टेज इनटू करंट, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टिव डिवाइस थे। अब हम पढ़ेंगे वी आई कॉस फाई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। और ये वी और आई क्या होता है? एक्चुअली पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फाई इज फेज डिफरेंस। किसके बीच का फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये है फाई। ये हो गया? हाँ हो गया। हाँ चलो, अब हम अगर बात करें इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट की, तो इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर डिसिपेशन 0 आता है, क्योंकि इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट के केस में जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज का, हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ अगर आप देखो, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो कितना फर्क हुआ? दोनों के फेज में एंगल पाई बाय 2 का फर्क हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो वो नॉन डिसिपेटिव एलिमेंट होता है, वो एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता है, वो उसका पावर कंजम्पशन 0 होता है। क्या हमने लास्ट क्लास में बताया था? ये सब बताया था, एक बार मुझे बताना, याद आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? बोलो हेलो। शिवांश, शिवांशी बता दो भाई, शिवांशी बता दो। शिवांश, यस सर। शिवांश बताया था या नहीं बताया था? बच्चे बताना ये सब जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तुषार नहीं बताया, ये नहीं बताया अभी। नहीं बताया ना? सर चलो ठीक है। नहीं सर, नहीं बताया सर। तो अगर हम बात करें इंडक्टिव की या कैपेसिटिव सर्किट की, तो कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन 0 होता है। दो कारण है मैथमेटिकली। तो फाई फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज का, 90 होता है, कॉस 90 0 हो जाता है। दूसरा एक्चुअली क्या होता है कॉन्सेप्ट, किसी भी इंडक्टर को या कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हैं तो कैपेसिटर सिर्फ स्टोरिंग डिवाइस होता है, चार्ज स्टोरिंग। ये एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता है। तो ये एनर्जी लेता और देता रहता है, बट ये कंजम्पशन कुछ नहीं करता है। जैसे मानो आपके पैसे बैंक में जमा किए, आपने निकाल लिए, जमा किए निकाल लिए, खर्च नहीं हो रहा है, और इसलिए ये पावर डिसिपेशन नहीं करता है। तो पावर डिसिपेशन ऑफ कैपेसिटिव सर्किट इज 0, क्योंकि कैपेसिटर में फैन नहीं लगा हुआ है, कैपेसिटर सिर्फ स्टोरिंग डिवाइस है। इट ओनली स्टोर्स एनर्जी। फैन नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ कोई अप्लायंस। तो वैसे तो सिंगल कैपेसिटी सर्किट का भी यूज नहीं करते सर्किट में, हमेशा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, क्योंकि सिंगल कैपेसिटी सर्किट का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिंगल कैपेसिटर को स्विच ऑन करके चले भी जाओ कुछ दिन तक, तो आपका बिजली का भी 0 आएगा, क्योंकि आइडियल केसेस में सिंगल कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, वो एनर्जी कंजम्पशन नहीं करेगा। तो
अगर आप देखो इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट, तो उसकी पावर डिसिपेशन 0 होती है सर्किट में। तो देयर इज नो पावर कंजम्पशन और 0 पावर कंजम्पशन फॉर अ केस ऑफ इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ तक बच्चे हम पढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चे क्या है, अगर हम देखें तो ये नोट्स है, हमारे नोट्स में बता रखा है कि अगर हम इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट की पावर डिसिपेशन की बात करें तो क्या हो जाती है, पावर डिसिपेशन 0 हो जाती है, क्योंकि फेज डिफरेंस होता है π/2 का। फिर हम यूज करते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में पावर डिसिपेशन 0 होने के बावजूद भी करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, उसको इसलिए हम कहते हैं वॉटलेस करंट। मतलब करंट तो है बट पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है, एक अजीब सी बात है। इसे वॉटलेस करंट कहते हैं। आमतौर पे मैंने आपको शायद बताया होगा, इलेक्ट्रॉन का काम होता है एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना, बट यहाँ एनर्जी लेके सोर्स से कैपेसिटर तक जाता है, कैपेसिटर उस एनर्जी को वापस कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं कैपेसिटर को, बट कैपेसिटर उसको वापस कर देता है, तो एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है इस केस में। तो यहाँ तक बच्चों हम पढ़ते थे, हमने पढ़ लिया। अब हम आज मेन टॉपिक पे आ रहे हैं आज के, जो कि मेन टॉपिक है आज का एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर मतलब एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रजिस्टर। और मेनली सिर्फ एल, सिर्फ सी, सिर्फ आर सर्किट काम नहीं आता है, मेनली एलसीआर सर्किट ही काम आता है जो हम पढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, एलसीआर सर्किट पढ़ने से पहले आप सब एलिमेंट के बारे में अलग अलग से देख लो कि किसका बिहेवियर कैसा होता है। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा रजिस्टर, एक होता है रजिस्टर, उसका होता है रेजिस्टेंस आर, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई किए वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट मिलता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर आता है इंडक्टर, फिर आता है कैपेसिटर, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 बाय ओमेगा सी। वोल्टेज की इक्वेशन होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन होती है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर इसको साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। फिर आता है इंडक्टर, उसका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस सर ओमेगा। बोलो बच्चे, बोलो बोलो सर आपकी वीडियो ना बोलो वो भाई बोलो। लैग कर रही है। मेरी वीडियो लैग नहीं कर रही, अच्छा आपका इंटरनेट लैग कर रहा नहीं सर है। मेरे सही आ पास रही है। दोनों डिवाइस है, दोनों डिवाइस है अच्छे, मेरे दूसरे डिवाइस पे सही काम कर रहा है। ये सब आपका इंटरनेट लैग कर रहा है। बूम। ओके सर। देखो चाहिए, अब देखो अच्छे, इसके बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं फेजर्स। फेजर्स ये हमने क्विक रिवीजन किया है, सारा लिखा लिखा इसके बारे में। फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स, रोटेटिंग वेक्टर्स which are used, फेजर आर रोटेटिंग वेक्टर which are used, किसे यूज होते हैं, टू रिप्रेजेंट वोल्टेज एंड करंट इन एसी। इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली नोट्स में दी हुई है। तो देखो अच्छे, फेजर अगर हम ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, रजिस्टर के लिए फेजर ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन सेम लेंगे, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों ओमेगा टी है। अगर वोल्टेज भी है और ये आई है, ये आया फेजर दोनों का। अब कैपेसिटर का फेजर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अच्छा, जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और वो भी सीरीज एलसीआर का, अच्छा ये कोई बच्चा चाहेगा इसका नाम पूरा सीरीज एलसीआर क्यों लिखा है हमने, कुछ और क्यों नहीं लिख सकते हम इसके अलावा? क्या पहला एलसीआर हो सकता है, क्या पहला एलसीआर हो सकता है बच्चों? जवाब दो भाई, क्या हो गया है, सब जिंदा हैं? अरे बच्चों, क्या कोई जवाब ही नहीं दे रहा? जिंदा हो बच्चों? यस सर। जिंदा है तो बच्चों बोलो भाई, आवाज आए, आवाज आनी चाहिए भाई।
बोलो। देखो अच्छे, कोई बच्चा बताएगा सीरीज एलसीआर का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीरीज एलसीआर? अगर एल सी और आर इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में लगाओ तो सीरीज एलसीआर कहते हैं। हमारे सिलेबस में पैरेलल एलसीआर नहीं है, सिर्फ सीरीज एलसीआर है। पैरेलल एलसीआर कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा। एल इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर, इसे कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसमें अगर आप देखो तो तीनों सीरीज में, तो तीनों से करंट सेम होगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर तीनों से करंट सेम होगा तो यहाँ पर आप जब फेजर ड्रॉ करोगे तो आपको करंट को रेफरेंस मानना पड़ेगा। करंट को रेफरेंस मानना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? जैसे कैपेसिटर के लिए अगर आपको वोल्टेज और करंट का फेजर लेना है तो करंट को मान लो आपने ये ले लिया। अब वोल्टेज बताओ करंट के कंपैरिजन में लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो बच्चा बताएगा। अगर दोनों का फेज देखो, वोल्टेज का फेज ये है, करंट का फेज ये है, तो फेज मतलब जो एंगल होता है उसको फेज कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों करंट के कंपैरिजन में वोल्टेज लीड कर रही है या लैग कर रही है? करंट के कंपैरिजन में वोल्टेज का फेज आगे है या पीछे है? करंट के कंपैरिजन कोई बच्चा बताएगा? इन कंपैरिजन विथ करंट फेज ऑफ वोल्टेज क्या है, आगे या पीछे? कोई बच्चा है भाई? सर ध्यान दो लैग बच्चों, कर रही है बताओ यार। शायद। शाबाश बच्ची, कैसे? वेरी गुड। कैसे कैसे लैग कर रही है वोल्टेज करंट के कंपैरिजन? बताओ बच्ची, सिया, कैसे लैग कर रही है? करंट के कंपैरिजन में वोल्टेज कैसे लैग कर रही है, बोलो। सर मैंने तो वो ग्राफ के अगर देखे तो वो 90 उससे थोड़ा। देखो बच्ची, आप सीधे से कहो, देखो सर, करंट में जो फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है और वोल्टेज में ओमेगा टी है। कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ? इसमें कुछ ऐड हो रहा है वो बड़ा हुआ, तो करंट का फेज बड़ा हुआ, वोल्टेज का फेज छोटा हुआ। फेज है तो करंट आगे है, एक तरीके से फेज ज्यादा है उसका। कितना ज्यादा है? पाई बाय 2 ज्यादा है। और वोल्टेज कम है पाई बाय 2 करंट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें पाई बाय 2 नहीं है। तो अगर इसको फेजर पे दिखाते हैं तो वोल्टेज को पीछे दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे। पाई बाय 2 नीचे दिखाएंगे, पीछे दिखाएंगे। कितना फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इन दोनों एंगल को माइनस कर देते हैं, फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 में से ओमेगा टी माइनस करेंगे, दोनों का एंगल माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? पाई बाय 2 आएगा। तो दोनों का फेज का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2 है, जिसमें से वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। डाउट ही नहीं है बच्चों की, और सब पता नहीं, कोई बता ही नहीं, समझ में आया है नहीं आया। अभी बताओ, इंडक्टर के केस में किसका फेज आ गया, क्या फेज डिफरेंस है? करंट की कंपैरिजन में वोल्टेज के फेज के बारे में कुछ बताओ इन केस ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ पे वोल्टेज का ज्यादा है। शाबाश। करंट का माइनस ओमेगा टी है और वोल्टेज का ओमेगा टी है, मतलब करंट में माइनस पाई बाय 2 मतलब पीछे है करंट का। अगर करंट को रेफरेंस लेंगे, करंट के हिसाब से वोल्टेज ऊपर है, ऐसे आ जाएगा बच्चे। अब क्वेश्चन बार बार ये कि बच्चे पूछते हैं सर करंट कोई रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? देखो भाई, सीरीज एलसीआर है, सीरीज में करंट सभी का सेम होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज में करंट सभी का सेम होता है, इसलिए करंट को रेफरेंस मानते हैं। करंट को रेफरेंस मानते हैं। तो अगर तीनों के फेजर को अटैच कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो एक एलसीआर का फेजर, कंबाइंड फेजर आ जाता है, जिसे कहते हैं फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट। फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट आ जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि 3 एलिमेंट है तो किसकी वोल्टेज आगे पीछे क्या हो रहा हो। जैसे एल सी आर है, ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर अगर कंबाइन कर दिया गया सभी को, तो ये फेजर आ जाएगा, वोल्टेज फेजर ही हो जाएगा।
कोई डाउट बच्चे, किसी को बताओ, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? लीडिंग और लैगिंग के चक्कर में कंबाइंड नेट फेजर ही आएगा, नेट वोल्टेज फेजर ही आएगा। कोई डाउट बच्चों, बोलो। हेलो हेलो, कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े, चलो Yes, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने वोल्टेज को एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिया है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, तो वोल्टेज को हम एक तरीके से वेक्टर्स की तरह सॉल्व करते हैं। वेक्टर्स की तरह सॉल्व करना है तो जैसे मान लो 3 अलग अलग वोल्टेज है, तो मान लो 3 अलग फोर्स है, ऐसे जैसे 10 न्यूटन का, 5 न्यूटन का और 5 न्यूटन का, ऐसे इस तरीके से ले सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे पहले अगर जैसे ऊपर और नीचे फोर्स होते तो आप उसको डायरेक्टली माइनस कर लेते। मान लो इस केस में अगर VL बड़ा है VC से, तो क्या होता, तो ये बताएगा अगर VL VC से बड़ा है तो क्या होता। तो इन दोनों को सॉल्व करके, ऊपर और नीचे वाले को सॉल्व करके लिख देते हैं VL माइनस VC, क्योंकि दो अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डायरेक्टली सबसेक्ट हो सकते हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। अब ये आ जाएगा। किसी कोई डाउट इस यहाँ से यहाँ आने में? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर, नो। ठीक है, सर वो जो सर्किट में एलसीआर बताया था वो बताना एक बारी, ऊपर सर्किट के। मतलब अच्छे, ये एक इंडक्टर है, कैपेसिटर, एक रेजिस्टर है बस, ओके सर। और उनके ऊपर हाँ फेजर दिखा रहे हैं, फेजर हाँ, ठीक है सर। सबके अलग अलग फेजर। अब देखो फोर्सेस जैसे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे यहाँ फोर्स होता है, जैसे ऊपर 10 न्यूटन का होता है, नीचे 5 न्यूटन का होता है, डायरेक्ट माइनस हो जाता है ना, 5 10 माइनस 5 5 आ जाता है, ऐसे यूं करके। सेम ऐसे ही वोल्टेज को हमने माइनस करके लिख दिया ऐसे ही। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अब मान लो हमें नेट वोल्टेज निकालनी है, नेट वोल्टेज निकालनी है, नेट वोल्टेज निकालनी है तो वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। वेक्टर एडिशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर vr का स्क्वायर प्लस vl माइनस vc का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आगे 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। विदाउट विदाउट ये एक वेक्टर हो गया और एक ये हो गया। ये भी नेट हुआ। कोई डाउट? चलो नो सर। वी नेट आ गया। अब हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको कहते हैं फेज फैक्टर। एक हम टर्म यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं फेज फैक्टर। फेज फैक्टर होता है फाई। फेज फैक्टर, फेज फैक्टर होता है फाई। ये फेज फैक्टर क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? चलो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने अच्छे कर सकते हैं। अच्छा बताना बच्चों, जैसे हमारा एक रूल होता है कि जितनी वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं उतनी कंजम्पशन होती है। एक सर्किट का एक नियम होता है आमतौर पे। ये एक सोर्स है, ये वोल्टेज दे रहा है। मान लो 3 डिवाइस रजिस्टर कनेक्टेड है और ये वाला रजिस्टर 10 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, ये वाला रजिस्टर 20 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, ये 30 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। नेट वोल्टेज सप्लाई कितनी होगी, बता सकते हो कितनी होगी? बोलो भाई, कितनी नेट वोल्टेज सप्लाई हो रही होगी सर्किट में? बोलो बच्चों।
हेलो, यस सर। कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है सर्किट सर V/3 होती है शायद, करंट सेम होता है सर सीरीज में। करंट से होता है सर्किट में, सोर्स कितनी वोल्टेज दे रहा होगा? नहीं पता। बोलो यार, कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा? क्या बोलना है सर? सर नहीं पता। ये बता रहे हैं बच्चे कि जैसे ये हमारे पास एक सप्लाई है, 3 डिवाइस हैं, एक डिवाइस 10 वोल्ट कंज्यूम करे, एक 20 कंज्यूम करे, एक 30 कंज्यूम करे, कितना सप्लाई वोल्टेज कितना होगा? आरएमएस की टर्म्स में बात करें सारी की सारी, अगर बताओ। सर आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है। क्या वो ज्यादा आ रही है क्या? नहीं सर हेलो, सही है। सर 100। कैसे सर बच्चे 100 100। कैसे है बताना, कैसे है? सर वी नेट निकाल लिया, लेकिन ये वी नेट जो दे रखा है ये हमें वोल्टेज दे रखा है, तो आरएमएस निकालने के लिए उसको √2 से डिवाइड कर देंगे। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि सिंपली 3 रजिस्टर्स हैं, कनेक्टेड हैं, तो वोल्टेज अगर आप कंजम्पशन निकालोगे तो एक 30 कंज्यूम कर रहा है, एक 20 कंज्यूम कर रहा है, एक 10, सिंपली ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना कंजम्पशन जा रहा है? 60 वोल्ट का कंजम्पशन जा रहा है। अब आप कहोगे सर इतना आसान था, बिल्कुल आसान था यार। एक सर्किट का आम तौर पे एक नियम होता है कि जितना वोल्टेज कंजम्पशन हो रहा है उतना सप्लाई हो रहा होता है। अब अब आप कहोगे सर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? कोई बच्चा बताएगा हमें ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? सर यहाँ रजिस्टर पे है ना यहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे वो भी है इंसुलेटर और अगर कैपेसिटर, तो सिर्फ रेजिस्टिव डिवाइस हो या सिर्फ इंडक्टिव डिवाइस हो या सिर्फ कैपेसिटिव डिवाइस हो तो डायरेक्टली ही वोल्टेज ऐड होती है। अभी बचपन से अभी तक जब हम करते आ रहे हैं, अभी तक 10th क्लास से वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड करते हैं कि जितना वोल्टेज टोटल होगा सबका वोल्टेज ऐड कर दो, सीरीज में वोल्टेज नेट वोल्टेज ऐड हो जाता है। जैसे 10 20 30 और ये 60 हो गया। अगर सिर्फ इंडक्टिव होते तो भी ऐड करते, सिर्फ रेजिस्टिव होते तो भी ऐड करते, बट अब अगर एलसीआर है तो ऐड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ऐड? डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर पाते बच्चों, बोलो? एलसीआर सर्किट में वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर पाते हम? क्या दिक्कत है? ऊपर का फॉर्मूला क्यों यूज करना पड़ रहा है एलसीआर सर्किट में? क्या मजबूरी है? बोलो भाई बोलो, बताओ बच्चों क्या सर मजबूरी है? शायद फेज डिफरेंस हो इसलिए। शाबाश बच्चे, सभी की वोल्टेज सेम फेज में नहीं रहती है। लीडिंग और लैगिंग का चक्कर होता है, वोल्टेज आगे पीछे होने का चक्कर होता है। इस वजह से वोल्टेज को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, फॉर्मूले के थ्रू VR ऐड करना पड़ता है। हाँ बच्चे बोलो। ये सब तो VR है ना, बट लेकिन मतलब इसमें क्या फेज डिफरेंस आएगा? क्या कह रहे हो बच्चे, क्या कह रहे हो? इसमें कोई फेज डिफरेंस आएगा सर? इस नीचे क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में तो सब तीनों सेम है, तो सब डायरेक्टली वो डायरेक्ट वोल्टेज ऐड होगी। बट अगर जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं तो उसमें तो डायरेक्ट वोल्टेज ऐड होगी। अब जो हम दे रहे हैं उसमें डायरेक्ट वोल्टेज ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है और क्या होगी, अब आंसर बताना। ओके सर। एक एल है, सी है और एक आर सर्किट है, जो सप्लाई है। ये 70 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है। सप्लाइड वोल्टेज बताओ अभी इसमें। क्या आएगी? 130। सर बता रहे, निकाल रहे हैं।
सर 50 आएगी क्या? शाबाश बच्चे, वेरी गुड। सर 50 है। शाबाश शाबाश। क्यों? अब फॉर्मूला क्यों लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया था? सर वो सब सर पहले से VR रेजिस्टेंस थे। रजिस्टर्स की, हाँ सर VRP बस। इसमें सब VL VC VR तीनों थे, अलग अलग फेज डिफरेंस आ गया। रजिस्टर्स की वोल्टेज सेम फेज में होती हैं, जबकि एलसीआर में जो एलिमेंट्स हैं सब अलग अलग फेज में हैं। या फिर तीनों एक ही एलिमेंट हो, चाहे तीनों इंडक्टर ही हो, तीनों चाहे कैपेसिटर ही हो, तो भी एडिशन ही होगा। बट अगर तीनों एलिमेंट अलग अलग है तो फिर यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझो बच्चों? इसे कहते हैं Yes, sir. एलसीआर सर्किट में नेट वोल्टेज निकालना। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने एलसीआर सर्किट में नेट वोल्टेज निकालना सीखा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि इसे कहते हैं वोल्टेज फेजर, जो कि अभी हमने पढ़ा। फिर एक आता है इम्पीडेंस फेजर। अभी इम्पीडेंस फेजर क्या होता है? इम्पीडेंस फेजर, इम्पीडेंस फेजर बच्चों अपोजिशन का फेजर होता है, नेट अपोजिशन बताता है। इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो बच्चों, जैसे वोल्टेज क्या होती है, V इक्वल टू आई आर। आपने देखा होगा V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो जो वोल्टेज की डायरेक्शन होती है वही हमें अपोजिशन की डायरेक्शन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि वोल्टेज होती है V इक्वल टू आई आर। उस बेसिस पे हमें अपोजिशन का फेजर भी जब बनाते हैं ठीक वोल्टेज को कॉपी करते हैं। बट फर्क ये हो जाता है, यहाँ वोल्टेज नहीं लेते हैं, यहाँ अपोजिशन लेते हैं। जैसे इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर था तो इंडक्टर का अपोजिशन भी ऊपर होगा। ये हो जाएगा XL, ये हो जाएगा XC, ये हो जाएगा R, ऐसे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछते सर ये क्या है, अपोजिशन का फेजर ऐसा क्या है, अपोजिशन फेज डिफरेंस ऐसा क्या हो रहा है? देखो जो होता क्या है कि अपोजिशन का फेजर का मतलब ये होता है, जिंदगी में आप जैसे आगे बढ़ते हो तो कभी किसी चीज की परेशानी आपके सामने आती है, कभी कोई सी परेशानी आ जाती है, कभी कोई सी परेशानी आती है। मतलब मान लो 3 टाइप की अलग अलग परेशानी है, कभी कोई सी आ जा रही है, कभी कोई सी आ जा रही है। सेम इसी तरीके से होता है एलसीआर सर्किट में। किसी टाइम पे ऐसा होता है कि इंडक्टर ज्यादा पोजीशन कर रहा है, कभी कैपेसिटर कर रहा है, फिर रजिस्टर कर रहा है, ऐसे। तो एक्चुअली क्या होता है कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान अपोजिशन भी सबके चेंज होते रहते हैं। कभी कोई ज्यादा अपोज कर रहा है, कोई कम अपोज कर रहा है। इस तरीके से कह सकते हो एक तरीके से। खैर इसकी डीप में पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है आप लोगों की। तो बस ये अपोजिशन का फेजर होता है। मैथमेटिक्स पे जाओ फिलहाल तो, क्योंकि फिजिक्स तो बाद में सीख ही जाओगे। और मान लो अगर XL बड़ा है XC से, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC। और ये हो जाएगा R। और इनका नेट लेना है तो नेट ले लो Z। Z के लिए क्या आएगी बच्चों बोलो? ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। आगे का 0 हो जाएगा। आगे ये हो गया, ये एक्सप्रेशन आया था मेरे पास। कोई डाउट बच्चों बोलो? Z बताता क्या वैसे कितना अपोजिशन है मतलब? Z इज नेट अपोजिशन ऑफ सर्किट, ओवरऑल अपोजिशन एलसीआर सर्किट का। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है हमारा। और अब एक खास बात है, ये जो फाई है, चाहे किसी एक सर्किट का इंपीडेंस फेजर बनाओ या वोल्टेज फेजर बनाओ, फाई की वैल्यू दोनों से सेम ही आएगी। फाई वाला एंगल होता है जो आपको दिख रहा होगा, सेम आएगा। अब देखो अच्छा, अब हम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, Z निकालना आना चाहिए, तो फॉर्मूले से निकाल लोगे। दूसरा आपसे पूछा गया करंट क्या है सर्किट का। देखो आमतौर पे नेट करंट होता है नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट का नियम होता है। एलसीआर सर्किट में जो करंट होगा वो कैसे निकालेंगे फिर? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है ये, और नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होता है एलसीआर सर्किट में? Z होता है। नेट रेजिस्टेंस और नेट अपोजिशन। एलसीआर सर्किट में करंट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय नेट अपोजिशन। नेट
पोजीशन Z होता है। किसी को डाउट बच्चों बोलो, कोई डाउट? नो सर। अब इसके अलावा हमें कुछ निकालना हो, जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, IXL हो जाएगा, क्योंकि जैसे V = IR होता है, रजिस्टर का क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप IR होता है। अब रजिस्टर में तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसलिए वहां पे XL आ गया। कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा, IXC, क्योंकि वहां कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा। तो ये सब आएगा। अच्छा, पावर कंजम्पशन कितना आएगा सर्किट में? पावर कंजम्पशन तो आपको बताया था, आपको VRMS IRMS cos phi आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पावर कंजम्पशन की बात करें तो उसके और फॉर्मूले भी हो सकते हैं। जैसे हम 10th क्लास में थे, 10th क्लास में पढ़ते थे, पावर का फॉर्मूला था VI I² R V²/R। उस बेसिस पे क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बता सकते हो? जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाया यहाँ VRMS IRMS cos phi, तो और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं? सर RMS का स्क्वायर Z और शाबाश से, और cos phi तो लगना ही लगना, ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला बन सकता है, जैसे I² R होता था, तो यहाँ R तो नहीं है, नेट अपोजिशन Z है, और cos phi तो लगेगा ही लगेगा। और क्या हो सकता था, जैसे V²/R होता था, वहाँ V²/Z cos phi, ये 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। खैर, मैं पहला ध्यान इसी पे कहता हूँ, पहले पे देना, वो तो दूसरे तो आपको बनाने सिखा रहे हैं। अब आता है, कई बार बच्चे कहते हैं सर cos phi की वैल्यू कैसे निकालें? cos phi की वैल्यू निकाल सकते हो। cos phi यहाँ पे जो होता है, इसका नाम भी होता है, पावर फैक्टर नाम होता है इसका, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अगर cos phi निकालना है तो किसी भी फेजर से निकाल सकते हो, इस फेजर से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक काम करो बच्चों, इसको इस साइड को उठा के यहाँ ले आओ, ट्राइंगल पूरा कर दो। ट्राइंगल पूरा मतलब कि देखो, मैं ट्राइंगल पूरा करके दिखाता हूँ आपको। R को नीचे रहने दो, रजिस्टर को नीचे ही रहने दो, इसको यही रहने दो, इसको उठा के यहाँ लगा दो, ट्राइंगल बना दो। ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा R, XL - XC हो जाएगा phi, cos phi क्या हो जाएगा, बेस बाय पोटेंशियल R/Z। किसी को डाउट? इम्पीडेंस फेजर से cos phi की वैल्यू होती है R/Z, और अगर वोल्टेज फेजर से निकालनी हो, बताओ बच्चे क्या आएगा? बाकी बच्चे बताएंगे। ट्रायंगल बना दो बच्चे, इसको एक साइड को उठा के उधर रख दो, VL - VC को उठा के, और बताओ cos phi कितना है? VL - VC/VR। क्या क्या कह रहे हो बच्चे, क्या कह रहे हो? बता ना। VL - VC/VR। VC/VR। नहीं बच्चे, नहीं, cos phi ये नहीं होता। cos phi क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एक बार ध्यान से देखो बच्चों, सर I/VNet। आई तो अच्छी करंट नहीं लेंगे ना, करंट से दिखाने के लिए सर वोल्टेज VR/VNet। VR/VNet लेके देखो बच्चे, देखो थोड़ा ट्रायंगल बना के दिखाई देते हैं आपको। ये है, 3 साइड है, ये VL - VC हो गया, ये phi हो गया, ये VR हो गया, ये VNet हो गया। cos phi क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ गया, VR/VNet। बस ये आ गया। चलो जो क्वेश्चन दें अब आपको, लिख लिया वैल्यूज? क्वेश्चन दें, बोलो भाई बोलो। चलो सर क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों। हाँ बोलो बच्चे बोलो। कुछ नहीं सर। लो बच्चे, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। हमें एक LCR सर्किट की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जो कि आपके सामने हैं, जो कि है
ये सब वैल्यूज दी हुई हैं। आर की वैल्यू 400 ओम, एल की वैल्यू 5 बाय पाई हेनरी, कैपेसिटर की वैल्यू 50 बाय पाई माइक्रोफैराड, और क्या दे रखा है, और